नमस्कार। वो कहते हैं ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। फिर चाहे वो एनसीपी हो, कांग्रेस हो या फिर शिवसेना के नेता हो, सत्ता का लालच, सत्ता के सुख का चले जाना, इसका डर इन सब नेताओं को लगातार बना रहता है। लेकिन पंजाब के नतीजों ने शिवसेना की रातों की नींद उड़ा करके रख दी है। शिवसेना का दिन का चैन छीन चुका है। यही वजह है कि एनसीपी नेता नवाब मलिक के जेल जाने के बाद अब उनके इस्तीफे की फांस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में एक बड़ा मुद्दा लगातार बनती जा रही है। शरद पवार तो अब भी नवाब मलिक से इस्तीफा न लेने पर अड़े हुए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे बॉम्बे हाईकोर्ट से भी नवाब मलिक को राहत ना मिलने के बाद ये सोच सोचकर डर गए हैं कि ये मुद्दा कहीं बीएमसी चुनाव में शिवसेना को ना ले डूबे। एक तो पहले से शिवसेना के नेता और उनके चेले चपाटे ईडी और इनकम टैक्स समेत कई केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर है, और ऊपर से नवाब मलिक का मामला तो टेरर फंडिंग और अंडरवर्ल्ड के साथ सांठगांठ से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कहीं बीएमसी चुनाव में नवाब मलिक के इस्तीफे को ही बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा ना बना ले। खबर है कि इन्हीं सब के चलते शिवसेना सांसद संजय राउत ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर जाकर के एक सीक्रेट मीटिंग की है, और इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे नवाब मलिक को लेकर के क्या चाहते हैं, उसका इस्तीफा जल्द से जल्द करवाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। संजय राउत तो वैसे भी शरद पवार के काफी नजदीकी माने जाते हैं, इतने नजदीकी कि कई बार समझ ही नहीं आता कि वो शिवसेना के प्रवक्ता हैं या फिर एनसीपी के। और फिर महाविकास अघाड़ी सरकार का गठबंधन बनाने में भी उनकी काफी अहम भूमिका रही है। ऐसे में सवाल ये है कि संजय राउत क्या वाकई शरद पवार को नवाब मलिक का इस्तीफा लेने के लिए राजी कर पाए होंगे। देखा जाए तो शिवसेना के लिए पहले ही काफी देर हो चुकी है। वो कहते हैं ना कि गुड़ खाए लेकिन गुलगुले से परहेज। दरअसल शिवसेना की यही हालत फिलहाल हो चुकी है। पिछले 2.5 साल में शरद पवार की हाँ में हाँ मिलाने वाले उद्धव ठाकरे को शायद अब जाकर के समझ में आ रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले तो कुछ भी नहीं है। उनमें फंसे शिवसेना के नेताओं और मंत्रियों के मामले में तो वो मोदी सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगा करके जैसे तैसे पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन एनसीपी नेता नवाब मलिक पर लगे संगीन आरोपों की पैरवी करके वो पहले ही अपना पैर कुल्हाड़ी पर रख चुके हैं। और अब जेल जाने के बाद भी नवाब मलिक का उनके मंत्रिमंडल में बने रहना उनकी खुद की बतौर मुख्यमंत्री जो छवि है उसको एक्सपोज ही कर रहा है। महाराष्ट्र के सियासी हलकों में तो ये बात पहले से ही सुनी सुनाई जाती है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ही महाराष्ट्र के सुपर सीएम है। उद्धव ठाकरे तो उनके इशारों पर ही नाचते हैं। और नवाब मलिक के मामले में तो ये बात खुल करके तब सामने आ गई थी जब एनसीपी चीफ शरद पवार ने एनसीपी नेताओं की बैठक के बाद उद्धव ठाकरे को यह फरमान भेजा था कि नवाब मलिक से इस्तीफा ना लिया जाए। उद्धव ठाकरे तक ये संदेश पहुंचने से पहले ही ये खबर मीडिया में आ गई थी, और अब नवाब मलिक का मंत्री पद पर बने रहना इस बात पर मोहर भी लगा रहा है कि उद्धव ठाकरे बतौर सीएम कितने बेबस हैं कि वो अपने एक मंत्री से ना तो इस्तीफा ले सकते हैं और ना ही उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। फिर बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है कि शरद पवार पर दाऊद इब्राहिम का दबाव है, और इसी के चलते वो नवाब मलिक को मंत्री पद से हटा नहीं सकते। बस उनके हाथ में नवाब मलिक को मुंबई एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटाने का अधिकार था, और वो उन्होंने कर दिया। बाकी तो इस मामले में शरद पवार भी बेबस हैं। फिर ये भी तो सच है कि बीएमसी चुनाव में एनसीपी दूर दूर तक कहीं है ही नहीं, उसका कोई जनाधार नहीं है। ऐसे में अगर शिवसेना और एनसीपी साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ रहे हैं तो फायदे की वजह शिवसेना का नुकसान होना तय है। अब सारा गणित समझ आने के बाद उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि शुरुआत में फायदे का सौदा दिख रहा एनसीपी का साथ नवाब मलिक के चलते घाटे का सौदा ना बन जाए, इसलिए उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिलने के लिए उनके घर भेजा था। देश की सबसे अमीर नगरपालिका बीएमसी पर शिवसेना हर हाल में अपना वर्चस्व को कायम रखना चाहती है। हालांकि 2017 के बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 82 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि शिवसेना ने 84 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन उस टाइम शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी में अपनी सरकार
बनाने के लिए या कह सकते हैं कि बीएमसी की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए कोई कोशिश नहीं की थी, कोई जोड़ तोड़ नहीं किया था। सिर्फ 2 सीटें बीजेपी 2017 में पीछे थी। और इस बार शिवसेना की हालत क्या होने वाली है ये आप बखूबी जानते हैं। फिर उद्धव ठाकरे का मुंगेरी सपना तो 2024 के विधानसभा चुनाव जीतने का भी है। ऐसे में फिलहाल उद्धव ठाकरे के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसे हालात बन चुके हैं। राजनीति में तो पार्टियों के बीच में गठबंधन और दोस्ती ये सब नफे नुकसान पर ही आधारित होते हैं। ऐसे में एनसीपी तो शिवसेना के कंधे पर सवार होकर बीएमसी में किसी न किसी तरीके से घुसने के चक्कर में है। अब देखना यह होगा कि नवाब मलिक पर शरद पवार क्या फैसला लेते हैं और क्या अब भी शिवसेना एनसीपी के साथ बीएमसी चुनाव लड़ने के फैसले पर कायम रहती है या मोदी का गुणगान करते हुए उद्धव ठाकरे घर वापसी का कोई प्लान तैयार कर रहे हैं। इस पर स्पष्टीकरण तो आने वाला वक्त ही करेगा, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन और महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी चुनाव 2022 से पहले हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने जो 125 घंटे के वीडियो फुटेज को लेकर के खुलासा किया था, जिसमें किस तरह से उद्धव सरकार के मंत्री, उद्धव सरकार के नेता, उद्धव सरकार का प्रशासन किस तरह से बीजेपी नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, इसका खुलासा किया था। उसके बाद में जो उद्धव सरकार की पुलिस की तरफ से जो देवेंद्र फडणवीस पर एक्शन लिया गया, उससे भी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार काफी नाराज हुए। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में गहरी दोस्ती एक बार फिर से सामने आई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एनसीपी में बगावत के सुर भी तेज हो चुके हैं। दूसरी तरफ संजय राउत भी मोदी का गुणगान एक संपादकीय के अंदर कर चुके हैं और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि मोदी के मुकाबले का कोई दूसरा नेता हिंदुस्तान में नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक तरफ एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विधायकों का गुट कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ शिवसेना का भी अब बीएमसी चुनाव पर कब्जा करने के लिए या कह सकते हैं कि बीएमसी की गद्दी पर कब्जा करने के लिए मन ललचायित है और उसी के चलते शिवसेना ने एक बार फिर से मोदी का गुणगान करना शुरू कर दिया है। संजय राउत ने सामना के एक संपादकीय में इस पर एक लेख भी लिखा है। उसमें साफ कहा गया है कि 5 राज्यों में जो 4 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की है, उसमें सबसे बड़ा हाथ है वो मोदी जी का है और मोदी जी के मुकाबले में विपक्ष में दूसरा कोई नेता नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच में नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर के घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ बगावत का झंडा भी कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कुछ विधायक हैं वो गाड़ चुके हैं। अजीत पवार भी बगावती सुर हैं वो अपना चुके हैं। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर के एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार किस तरह का फैसला लेंगे, क्या आने वाले समय में अजीत पवार बीजेपी का दामन थामेंगे, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।